वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज। सो फ्रेंड्स, हमने परमाणु संरचना पे 7 लेक्चर कवर कर दिया है और आज इस 8वें लेक्चर में हम जानेंगे बोरबरी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि बोरबरी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है और उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कैसे ज्ञात किया जाता है। सो फ्रेंड्स, बोरबरी के अनुसार किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के बराबर होती है। इनके इस कथन का तात्पर्य है कि यदि परमाणु के किसी भी वृत्तीय कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की यदि हमें संख्या ज्ञात करनी है तो हम 2n² जो कि एक सूत्र है उसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। इस सूत्र 2n² में स्मॉल n कक्षकों की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है, जो कि क्या हो सकती हैं, 1 2 3 4 ऐसे ही आगे के क्रम में चलती जाएंगी। मान लीजिए कि हमें पहले कक्षा में यानी कक्षा 1 के में हमें ज्ञात करना है कि इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, यानी इनमें कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तो हम 2n² की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू n के स्थान पे हमें किस कक्षा की इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है उसको रख देंगे, यानी हमें पहले कक्षा की ज्ञात करनी है तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे और उसी का हम स्क्वायर कर देंगे। तो इसे जब हम हल करेंगे तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2, यानी इससे हमें ज्ञात हो गया कि पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। और देखते हैं, मान लीजिए कि हमें दूसरे कक्षा की ज्ञात करनी है तो दूसरे कक्षा में हम n के स्थान पर 2 लिख देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 2 गुणे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा और 2 का गुणा अगर हम 4 में करेंगे तो 8, तब हमें 8 प्राप्त हुआ। यानी दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है। वैसे ही तीसरा कक्षा, तो हम n के स्थान पे 3 लिख देंगे और उसी का स्क्वायर कर देंगे। जब इसे हल करेंगे तो 3 का स्क्वायर होता है 6 और जब 6 का गुणा 2 में करेंगे तो 12, यानी तीसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12 होती है, यानी तीसरे कक्षा में 12 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। वैसे चौथे कक्षा का देख लीजिए, तो 2 गुणे चौथे कक्षा ज्ञात करना है तो उसी का हम स्क्वायर कर देंगे। जब इसे हल करेंगे तो 2 गुणे 4 का स्क्वायर 16, तो 16 दूना के 32, यानी चौथे कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन की जगह होती है। वैसे पाँचवीं कक्षा, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर होता है 25, यानी पाँचवें कक्षा में 50 इलेक्ट्रॉन की जगह होती है। चलिए अब जान लेते हैं कि 2n² की सहायता से हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो पहला कोष होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है, यानी दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन की जगह होती है, तीसरे कोष में 18 इलेक्ट्रॉन की, चौथे में 32 और पाँचवें कोष में 50। इसकी जानकारी हमें 2n² से होती है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक और बात बता दूं, हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से यह ज्ञात हो जाता है वर्तमान में परमाणु के किस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। सपोज करिए कि हमें कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना है, तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे कि पहले हम कोषों का नाम लिखेंगे, वो भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जैसे ये प्रथम कोष होता है 1, द्वितीय 2, तृतीय 3। यदि मैं आपसे पूछूं कि इसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट से कैसे प्रदर्शित किया जाता है, तो इसे KLM से प्रदर्शित किया जाता है। यह मैंने आपको नील्स बोर के परमाणु मॉडल में पढ़ाया था। तो सर्वप्रथम हम कक्षा के अल्फ़ाबेट वाले नाम को पहले लिखेंगे, उसके बाद उस कक्षा को हम संख्या से प्रदर्शित करेंगे।
तत्पश्चात हम प्रथम कोष से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना शुरू करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन को भरना प्रारंभ करेंगे। तो उससे पहले हम ये देखेंगे कि प्रथम कोष में यानी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉनों की जगह होती है। तो हमने 2n² से पहले ज्ञात कर लिया है कि पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉनों की जगह होती है। तो यहाँ हम भर देंगे 2, यानी कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन था और उस 6 इलेक्ट्रॉन में से हमने 2 इलेक्ट्रॉन प्रथम कोष में भर दिया। अब हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे, परंतु हम देख सकते हैं कि प्रथम कोष फुल हो चुका है और इसमें और इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते। तो उसके पास जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन रहेंगे उनको हम द्वितीय कक्षा यानी दूसरे कोष में भर देंगे। तो हमने 2 भर दिया, बचे हमारे पास 4, तो हम भर देंगे दूसरे कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया कार्बन का। देख सकते हो कि हमने व्यवस्थित रूप से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर दिया, परंतु ये कक्षा बच रही है। तो अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, तो इस कक्षा को हम छोड़ देंगे, यानी हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पथ इतना हो जाएगा Kl, और हमारी जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले और दूसरे कोष में भरे गए हैं। कितने भरे गए हैं? पहले में 2, दूसरे में 4। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। एक बात और आप गौर करिएगा कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा तो उनका अल्फ़ाबेट वाला नाम यानी कक्षा का अल्फ़ाबेट वाला नाम और उनकी संख्या प्रदर्शित करते हुए तब इलेक्ट्रॉनों की संख्या भरिएगा। डायरेक्ट आप मत लिख दीजिएगा 2,4, यह आपका टोटली रॉन्ग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक और बात बता दूं, जैसे जैसे आप तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करोगे वैसे वैसे आपको प्रैक्टिस होगी और आपके सेंस के अनुसार आपको ज्ञात हो जाएगा कि हम कितने कोष को लेंगे तो इलेक्ट्रॉनों को भर लेंगे। तो चलिए कुछ और उदाहरणों को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि हमें ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना होगा तो हमें देखना है कि कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन को हमें भरना है। तो हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8 और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉनों की जगह तो 2 इलेक्ट्रॉन हम भर देंगे। अब देखेंगे दूसरे कक्षा में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन की जगह है। तो दूसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जगह है 8। कितना इलेक्ट्रॉन अभी भरना है? हमने 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया है, अभी हमें 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो हम दूसरी कक्षा में भर देंगे। यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी में 6। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया ऑक्सीजन का बोरवरी के अनुसार। हमें मैग्नीशियम का भरना है, तो फिर लिखेंगे Kl प्रथम कक्षा द्वितीय कक्षा। इसमें हमें 12 इलेक्ट्रॉन भरनी है, 12 इलेक्ट्रॉन को भरना है। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन की जगह दूसरी में 8 की, तो हमने 12 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन प्रथम कक्षा में भर दिया। अब हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन बचे। अब और जो इलेक्ट्रॉन हम दूसरी कक्षा में भरेंगे, तो दूसरी कक्षा में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन की जगह है और भरना कितना है हमें? 10। तो हम 8 इलेक्ट्रॉन की जगह है तो हम 8 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हैं, उससे अधिक तो भर नहीं सकते हैं। तो दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। अब जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है उसे हम अगली कक्षा में भरेंगे। इसके बाद कौन सी कक्षा आएगी? M। 2 के बाद तीसरी कक्षा। 10 हमने भर दिया है, बचे कितने हैं? 2, 2 इसमें भर देंगे। तो ये हमारा मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। यदि हमें सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना है तो सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है 14 और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 14 होगी। तो हम देख सकते हैं कि मैग्नीशियम की तुलना में इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो अधिक है। जाहिर सी बात है कि इसमें भी इलेक्ट्रॉन तीसरे कोष तक जाएंगे। तो हम पहले ही लिख लेते हैं KLM पहला कक्षा दूसरा कक्षा और तीसरा कक्षा। हमें भरना है 14 इलेक्ट्रॉन, तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन की जगह तो हम 2 लिख लेंगे। दूसरे में कितने की जगह? 8, 8 हम भर लेंगे। अब 8 भरने के बाद हमारे पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन अभी बच रहे हैं? अभी हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो हम तीसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन की जगह है तो हम 4 तो भर ही सकते हैं,
वैसे ही क्लोरीन का देख लीजिए, K-L-M, पहला कक्षा, दूसरा कक्षा और तीसरी कक्षा। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन की जगह होती है, दूसरे में 8 की, यानी हमने 10 इलेक्ट्रॉन को भर दिया। तो 10 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद हमारे पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं? हमारे पास अभी 7 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, क्योंकि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17 और इसमें इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या कितनी होती है? 17 होती है। यानी अभी हमें 7 इलेक्ट्रॉन और भरना है, तो हम तीसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। वैसे ही ऑर्गन का देख लीजिए, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 18 और इसमें इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या कितनी होती है? 18 होती है। तो लिखेंगे K-L-M, पहला कक्षा, दूसरा कक्षा और तीसरी कक्षा, यानी हमें 18 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो हम पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, क्योंकि पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन की जगह होती है, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन की जगह होती है, तो हमने 8 इलेक्ट्रॉन को भर दिया। और तीसरे कक्षा में होती है 18 इलेक्ट्रॉन की जगह, यानी हमने 10 इलेक्ट्रॉन कुल भर दिए हैं और 10 भरने के बाद अभी 8 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो हम तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, तो हो जाएगा हमारा ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा हमें पता चल जा रहा है कि किस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन वर्तमान में चक्कर कर रहे हैं, घूम रहे हैं। यदि हमें पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना है, तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होता है 19 और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 19 होगी। तो लिखेंगे K-L-M, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा। हम जानते हैं कि पहली कक्षा में होती है 2 इलेक्ट्रॉनों की जगह, तो हम भर देंगे 2। दूसरी में होती है 8 की जगह, तो हम भर देंगे 8। और तीसरे कोष में होती है 18 इलेक्ट्रॉन की जगह। हमें 19 इलेक्ट्रॉन को भरना था, जिसमें से हमने 10 इलेक्ट्रॉन को भर दिया। अभी हमारे पास कुल 9 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन की जगह है ये है, तो हम इसमें 9 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। परंतु ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत माना जाएगा। क्यों गलत है? इसको जानने से पहले आपको बोरबरी के 2 महत्वपूर्ण नियमों को जानना होगा। तो चलिए उन नियमों को भी जान लेते हैं। सो फ्रेंड्स, बोरबरी का पहला महत्वपूर्ण नियम यह है कि किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में 8 से तथा पिछली कक्षा में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। यानी किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते और उसी के पिछली कक्षा में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। नहीं समझ में आया? जैसे पोटेशियम था, तो पोटेशियम का हमने जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 और तीसरी कक्षा में 9। यानी पोटेशियम का जो बाह्यतम कोश है वह तीसरा है और तीसरे में 9 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं। चूँकि बोरबरी के अनुसार इसमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाने चाहिए, इसलिए यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत है। तो सही क्या होगा? तो फ्रेंड्स, हम करेंगे क्या कि इसमें भी हम 8 इलेक्ट्रॉन ही भरेंगे और बचे हुए इलेक्ट्रॉन को हम अगली कक्षा में भर देंगे। यानी 8 भरने के बाद, यानी 8 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद अभी 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो हम चौथी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको एक और बात बता दूं, तीसरे कोष में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी हो सकते हैं, यानी तीसरे कोष में 18 इलेक्ट्रॉन की जगह है, तो 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हम तभी भरेंगे जब इसी के बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हों। इसी परमाणु के बाह्यतम कोष में जब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तब उसकी पिछली कक्षा में हम 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन भर सकेंगे। इसको हम इन्हीं के दूसरे नियम में इसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। पहले हम जान लेते हैं पोटेशियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो पोटेशियम का हम सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो K-L-M-N, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा और चौथी कक्षा। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8,
तीसरे में भी 8, और जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है उसको अगली कक्षा, यानी कितना इलेक्ट्रॉन बचा भी 1। यह आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पोटेशियम का स्पष्ट माना जाएगा। चलिए इनके दूसरे नियम को देखते हैं। इनका दूसरा नियम है कि किसी भी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। किसी भी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जब उसके अगले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हों। इसका तात्पर्य कि हम परमाणु के कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी भरेंगे जब उसके अगली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हों। जैसे यदि हम कैल्शियम, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 20, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या होगा, KLMN। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा और चौथी कक्षा। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन की जगह दूसरे में 8 की, और तीसरे में भी हम 8 इलेक्ट्रॉन ही भरेंगे और बचे हुए इलेक्ट्रॉन को चौथे कक्षा में। तो इसके बाद कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन को हम उसकी अगली कक्षा में भर देंगे। कैल्शियम में हमने पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरा, क्योंकि हम जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन की जगह भी होती है पहले कोष में। दूसरे में हमने 8 इलेक्ट्रॉन भरा, 8 की जगह होती है। तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन की जगह होती है, परंतु हमने 8 इलेक्ट्रॉन ही भरा, क्योंकि हम जानते हैं कि बोरबरी ने बताया था कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोष में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। यानी 10 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद अभी भी हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन बच रहे थे, तो हम चाह कर भी इसमें तीसरे कोष में 10 इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते थे, क्योंकि वह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत माना जाता। तो इसलिए हमने तीसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन को ही रखा, क्योंकि बाह्यतम कोष था, और बचे हुए इलेक्ट्रॉन को इसके अगले कोष में भर दिया। तो यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही माना जाएगा। तो पोटेशियम बोला कि मेरे तीसरे कोष में आप 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, क्योंकि मेरे अगले कोष में 2 से कम इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद कैल्शियम बोला कि मेरे तीसरे कोष में आप 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, क्योंकि मेरे अगले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। और यही बात बोरबरी ने भी बताया था। सो फ्रेंड्स, चलिए और महत्वपूर्ण उदाहरणों को देखते हैं। तो यदि हमें स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो लिखेंगे KLMN। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा और चौथी कक्षा। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, और फ्रेंड्स तीसरी कक्षा को हम छोड़ देंगे। तीसरी कक्षा को छोड़ देंगे और चौथी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। पहले एक बार और सुनिएगा आप। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, और तीसरे कक्षा में छोड़ देंगे और उसी की अगली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। और भरने के बाद, यानी 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद जितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे अब तीसरी कक्षा में भर देंगे। यानी हमें 21 इलेक्ट्रॉन को भरना था, 21 इलेक्ट्रॉन को भरना था, जिसमें से हमने 12 इलेक्ट्रॉन को भर दिया। जिसमें से हमने 12 इलेक्ट्रॉन को भर दिया। भरने के बाद अभी हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो हम तीसरी कक्षा में 9 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। तो यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही माना जाएगा। वैसे ही हमें यदि टाइटेनियम का ज्ञात करना है तो लिखेंगे KLMN। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा और चौथी कक्षा। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, और तीसरे कक्षा को छोड़ देंगे और उसी के अगली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन को भर देंगे। और भरने के बाद, अगली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद अब जितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे तीसरी कक्षा में भर देंगे। तो भरने के बाद अभी 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो तीसरी कक्षा में भर देंगे। जो स्टार्टिंग वाले रूल थे आपको बहुत इजी लगा होगा। आप सोचे होंगे कि आगे भी वैसे ही चलता जाएगा, लेकिन नहीं।
स्टार्टिंग वाला रूल आपका हाइड्रोजन से लेके ऑर्गन तक कार्य करेगा। और ये जो दो महत्वपूर्ण नियम है, यह पोटेशियम से लेकर और आगे आपको जितने भी तत्व मिलेंगे पीरियोडिक टेबल में, उन सब में यही नियम लागू होगा। चलिए आगे हम वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कर लेते हैं। तो वेनेडियम का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करेंगे तो इसमें 23 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसका परमाणु क्रमांक 23 है, तो इसमें 23 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या होगा, K L M N। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा और चौथी कक्षा। पहली कक्षा में हम 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, दूसरी में 8 और तीसरे को छोड़ देंगे, चौथे में 2 इलेक्ट्रॉन को भर देंगे। भरने के बाद अब देखेंगे कि हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। हमने 12 इलेक्ट्रॉन को भर दिया है और अभी 11 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो हम तीसरी कक्षा में 11 इलेक्ट्रॉन को भर देंगे, तो यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही माना जाएगा। वैसे ही आप मैग्नीज को ले लीजिए, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 25 और इलेक्ट्रॉन की भी संख्या कितनी होगी, 25 होगी। तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो KLMN, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा और चौथी कक्षा। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे को छोड़ देंगे और उसके अगले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन को भर देंगे। हमने कुल 12 इलेक्ट्रॉन भर दिए, अभी हमारे पास 13 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं, तो हम तीसरी कक्षा में 13 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। वैसे ही आप आयरन का देख सकते हैं। तो आयरन के इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास जब लिखेंगे तो KLMN, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा और चौथी कक्षा। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे को छोड़ देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे और बचे हुए इलेक्ट्रॉन को तीसरे कक्षा में भर देंगे। तो हमने 12 इलेक्ट्रॉन भर दिए, अभी हमारे पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 14। तो हम तीसरे कक्षा में 14 इलेक्ट्रॉन यदि भरते हैं तो यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सुस्पष्ट माना जाएगा। इस तरीके से आप विभिन्न तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आप लिख सकते हो। लेकिन एक ऐसा सिचुएशन आए कि तीसरे कोष में भी 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन होने लगे, तब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते समय क्या कर रहे थे कि पहले तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉन ना भर के चौथे कोष में 2 इलेक्ट्रॉन को भर दे रहे थे और बचे हुए इलेक्ट्रॉन को तीसरे कोष में भर दे रहे थे, क्योंकि तीसरे कोष में 18 इलेक्ट्रॉन की जगह होती है। लेकिन एक ऐसा समय आए कि तीसरे कोष में भी 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन होने लगे, तब जैसे एक उदाहरण मैं देता हूँ आपको, जर्मेनियम Ge, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 32 और 32 परमाणु क्रमांक है, तो इसमें 32 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो जब जर्मेनियम का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने को जाएंगे तो लिखेंगे KLMN, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा और चौथी कक्षा। तो पहले कक्षा में हम 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, दूसरे में 8 और 8 भर के रुक जाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास कुल कितने अभी इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। हमारे पास कुल 32 इलेक्ट्रॉन थे, जिनमें से हमने 10 इलेक्ट्रॉन को सुव्यवस्थित ढंग से उनकी कक्षाओं में भर दिया। 10 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद अभी हमारे पास 22 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। यदि हम नियमानुसार चलें तो तीसरी कक्षा को छोड़कर चौथी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, परंतु 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद अभी हमारे पास 20 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन की ही जगह होती है, तो हम चाह कर भी इसमें 20 इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। यदि हम इसमें 20 इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका गलत माना जाएगा बोरबरी के नियमानुसार। क्योंकि बोरबरी ने बताया था कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोष में 8 से तथा पिछली कक्षा में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, क्योंकि यह परमाणु का बाह्यतम कोष है और यह इसकी पिछली कक्षा, और पिछली कक्षा में कुल हमने 20 इलेक्ट्रॉन भर दिए।
जो कि बोरबरी के नियमानुसार गलत माना जाएगा। तो सही क्या होगा? तो लिखेंगे के एल एम एन, पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष और चौथा कोष। पहले कोष में हम 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, दूसरे में 8 और तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन की जगह है तो हम इसमें 18 इलेक्ट्रॉन भर देंगे और बचे हुए इलेक्ट्रॉन को इसके अगले कोष यानी चौथे कोष में भर देंगे। यानी अभी कुल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं? तो अभी हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। तो हम इसकी अगली कक्षा यानी चौथी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। तो यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका सही माना जाएगा, सुव्यवस्थित माना जाएगा। ठीक। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किसी परमाणु के पिछले कोष में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे। आशा करता हूँ आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित तथ्यों का स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे आवर्त सारणी में 118 तत्वों की खोज की गई है, जिसमें से 13 तत्व एक्सेप्शन है, यानी एक्सेप्शन एलिमेंट की संख्या 13 है। अपवाद तत्वों की संख्या कितनी है? 13 है। तो अपवाद तत्व हैं वे बोरबरी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले रूल का पालन नहीं करते हैं। तो हम उन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे, चलिए इसे जानते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको कुछ अपवाद तत्व एक्सेप्शन एलिमेंट दिखाई दे रहे होंगे, जैसे क्रोमियम 24, कॉपर 29, सिल्वर 47 और पैलेडियम 46। इन्हें हम बोरबरी के नियमों के अपवाद कहते हैं, क्योंकि ये बोरबरी के नियम का पालन नहीं करते। तो इनका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे, चलिए इसे जानते हैं। यदि हम अपने नियमानुसार क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो लिखेंगे के एल एम एन, पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष और चौथा कोष। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, दूसरे में 8 और तीसरे को छोड़ देंगे। चौथे में 2 इलेक्ट्रॉन भर के अब बचे हुए इलेक्ट्रॉन को तीसरे कोष में भरेंगे। तो हमने 12 इलेक्ट्रॉन भर दिया, यानी हमें 24 इलेक्ट्रॉन भरना था, जिसमें से हमने 12 इलेक्ट्रॉन को भर दिया। अभी हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो हम 12 इलेक्ट्रॉन को तीसरे कोष में भर देंगे। ये तो आप नियमानुसार क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे हैं। फ्रेंड्स, नियम के अनुसार तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एकदम सही है, परंतु ये तत्व अपवाद है और अपवाद तत्व बोरबरी के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत होगा फ्रेंड्स, यदि आप इस तरह लिखोगे एग्जाम में। तो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब इसका लिखेंगे तो के एल एम एन, पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष और चौथा कोष। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और फ्रेंड्स तीसरे में हम 13 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और उसके अगले कोष यानी चौथे कोष में हम 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन भर रहे थे नियम के अनुसार, परंतु यह नियम का नहीं पालन करता है। क्यों नहीं पालन करता है? क्योंकि यह बाह्यतम कोष से 1 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। अपवाद तत्व बाह्यतम कोष से 1 इलेक्ट्रॉन अपने कोष में आकर्षित कर लेते हैं। तो बाह्यतम कोष में नियमानुसार 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन तीसरा कोष 1 इलेक्ट्रॉन अपने बाह्य कोष से आकर्षित कर लिया, इसलिए बाह्य कोष में 1 इलेक्ट्रॉन ही बचे। तो इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में 8 और तीसरे में 13, चौथे में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। वैसे यदि हम कॉपर का नियमानुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो होगा के एल एम और एन, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा और चौथी कक्षा। पहली कक्षा में हम 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, दूसरे में 8 और तीसरे कक्षा अभी छोड़े रहेंगे और इसके बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भर के बचे हुए इलेक्ट्रॉन को हम तीसरी कक्षा में भरेंगे। हमने 29 भरना था, उसमें से हमने 12 इलेक्ट्रॉन को भर दिया।
तो अभी हमारे पास कुल 17 इलेक्ट्रॉन और बचे हुए हैं, तो हम 17 इलेक्ट्रॉन को तीसरे कोष में भर देंगे। यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका नियमानुसार है, परंतु यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत है, क्योंकि जो कॉपर बोरवरी के नियमों का अपवाद है। तो इसका अगर हम सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका होगा, तो लिखेंगे के, एल, एम और एन। पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष और चौथा कोष। हम पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, दूसरे में 8 और तीसरे कोष में हम 18 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और आखिरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन। तीसरा कोष है 1 इलेक्ट्रॉन अपने अगले वाले कोष से आकर्षित कर लिया, इसलिए तीसरे कोष में 18 इलेक्ट्रॉन वर्तमान में होंगे। तो इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में। वैसे ये Ag47 यानी सिल्वर का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे के, एल, एम और एन। पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष और चौथा कोष। तो हमने 47 इलेक्ट्रॉन को भरना है, तो 47 इलेक्ट्रॉन जब हम भरेंगे तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे नियम के अनुसार, कॉमा, दूसरे कोष में हम 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तीसरे कोष में हम 18 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब देखेंगे अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन अभी कुल बच रहे हैं। हमको 47 इलेक्ट्रॉन भरना था, 47 इलेक्ट्रॉन में से हमने 28 इलेक्ट्रॉन को भर दिया। अभी हमारे पास कुल 17 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो 17 इलेक्ट्रॉन हमें भरने हैं। तो हम क्या करेंगे, चौथी कक्षा को छोड़कर इसकी अगली कक्षा में, यानी इसकी अगली कक्षा कौन होगी, ओ होगी, 5वीं कक्षा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे और बचे हुए इलेक्ट्रॉन को हम चौथी कक्षा में, यानी अभी हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो 16 इलेक्ट्रॉन को हम चौथी कक्षा में भर देंगे। तो यह आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियम के अनुसार सही होगा, परंतु यह बोरबरी के नियम का अपवाद है, इसलिए इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम लिखेंगे तो इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा तो के, एल, एम और एन। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा और चौथी कक्षा। पहली कक्षा में हम 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। एक बात और आप गौर करिएगा और भूलिएगा मत कभी, जब आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित करिएगा, यानी जब आप इलेक्ट्रॉनों को उनके कोष में भरिएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद कॉमा को लगा कर ही दूसरे इलेक्ट्रॉन को भरिएगा। तो हमने पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, उसके बाद दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, कॉमा, तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन, परंतु चौथे कोष में 17 इलेक्ट्रॉन होगा और 5वें कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन को चौथा कोष अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। तो यह आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही माना जाएगा। वैसे यदि हम पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक Pd46 का भरते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा के, एल, एम, एन। पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष और चौथा कोष। नियमानुसार अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका भरते हैं तो होगा इसका 2, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 18, चौथे कोष में इलेक्ट्रॉन को नहीं भरेंगे, इसी के अगले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन को भर देंगे और बचे हुए इलेक्ट्रॉन को हम चौथे कोष में भरेंगे। यानी अभी हमारे पास कुल 16 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो हम 16 इलेक्ट्रॉन को चौथे कोष में भर देंगे। नियम के तो अनुसार यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है, लेकिन यह भी बोरबरी के नियमों का अपवाद है, इसलिए यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही नहीं माना जाएगा। फ्रेंड, जो पैलेडियम का चौथा कक्ष होता है, यह अपने बाह्य कक्ष यानी 5वें कक्ष के
दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। जैसे हमने ऊपर के बोरबेरी के अपवाद तथ्यों को देखा था, तो उनमें बाह्य कक्ष से बस उनका पिछला कक्ष एक इलेक्ट्रॉन को ही आकर्षित कर रहा था और उनके बाह्य कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन बच रहा था। लेकिन पैलेडियम में ऐसा नहीं होता है। यानी जब हम पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे में 8 और तीसरे में 18, चौथे कक्ष में 17 इलेक्ट्रॉन और आखिरी कक्ष यानी 5वें कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन। हालांकि नियम तो यही चलते आ रहा है, परंतु फ्रेंड्स ऐसा होता नहीं है। पैलेडियम का चौथा कक्ष बाह्य कक्ष के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, तो यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका सही नहीं होगा फ्रेंड। तो पैलेडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, दूसरे में 8, तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन और चौथे कोष में भी 18 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पैलेडियम का सुव्यवस्थित एवं सुस्पष्ट माना जाएगा। ठीक। सो फ्रेंड्स, ऋणायनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यदि किसी तत्व पर ऋण आवेश आता है तो उसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन दिखाई दे रहा हुआ आपको, ऑक्सीजन पे 2 माइनस है। तो फ्रेंड्स चलिए अब जान लेते हैं कि किसी भी तत्व पर ऋण आवेश कब आते हैं। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर ऋण आवेश आता है। यानी कोई भी तत्व यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो उस पर माइनस चार्ज ऋण आवेश आता है। तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे ज्ञात करेंगे। तो यदि हमें ऑक्सीजन पे 2 माइनस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना होगा तो हम लिखेंगे कि Lm पहला कोष और दूसरा कोष। ठीक। तो पहले कोष में हम 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, इसलिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और जोड़ देंगे। पहले तो ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन था, अब 2 इलेक्ट्रॉन और अपने में शामिल कर लेगा, तो इसके पास कुल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 10। तो हम दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। यदि इस पे 2 माइनस नहीं होता तो यहाँ पर हम 6 इलेक्ट्रॉन भरते, परंतु इस पे 2 माइनस है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन को अपने इलेक्ट्रॉनों के समूह में शामिल किया है, इसलिए कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या है 10। इसलिए हम पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और दूसरे में 8, और तीसरे कोष की हमें ज़रूरत नहीं तो इसको छोड़ देंगे। वैसे ही हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे K और L। ठीक, पहला कोष और दूसरा कोष। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, यानी इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, परंतु कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, यानी हम 1 इलेक्ट्रॉन को और इसमें शामिल कर लेंगे, तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई 7। ठीक। तो अब हमें 7 इलेक्ट्रॉन को भरना है, तो पहले में हम 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे और बचे हुए इलेक्ट्रॉन को दूसरे कोष में भर देंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद अभी हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो हम दूसरे कोष में 5 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। तो ये हमारा हो गया कार्बन पे 1 माइनस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। वैसे ही Cl का देख लेते हैं। तो Cl का हम लिखेंगे KLm, पहला कोष, दूसरा कोष और तीसरा कोष। Cl का परमाणु क्रमांक होता है 17, यानी 17 इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, परंतु 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन को और शामिल कर देंगे, तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी Cl की, वर्तमान में 18 हो गई। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब Cl का हम भरेंगे तो होगा पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे कोष में भी हम 8 इलेक्ट्रॉन को भर देंगे, तो हो जाएगा हमारा Cl पर 1 माइनस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये तो थे ऋणायनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब चलिए जान लेते हैं कि धनायनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे ज्ञात करेंगे। तो किसी भी तत्व पर धनायन कब आते हैं। तो फ्रेंड्स, जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, यानी
अपने इलेक्ट्रॉनों के समूह में से इलेक्ट्रॉन का दानकर्ता किसी अन्य तत्व को इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर प्लस चार्ज आता है। तो हम धनायनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे ज्ञात करेंगे? तो जैसे यहाँ पर एक तत्व है Na पर एक प्लस, तो हम Na प्लस का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे KLM। Na का परमाणु क्रमांक होता है 11, यानी इनमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 11, परंतु एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, इसलिए हम एक इलेक्ट्रॉन को 11 इलेक्ट्रॉनों के समूह में से निकाल देंगे। तो हमारे पास कितने कुल बच जाएंगे इलेक्ट्रॉन? 10। तो जब हम 10 इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो पहले कोष, दूसरा कोष और तीसरे कोष की हमें आवश्यकता ही नहीं होगी। पहले कोष में हम 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, दूसरे में 8 भर देंगे, तो हमारे कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10। और 10 ही हमें इलेक्ट्रॉन भरना है। तो यह आपका हो गया Na प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तीसरे कोष की हमें आवश्यकता ही नहीं होगी। ऐसे ही हम K प्लस यानी पोटेशियम पर एक प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करेंगे। तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होता है 19, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों के समूह में से एक इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे तो हमारे पास कुल 18 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो जब पोटेशियम पे एक प्लस का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो लिखेंगे KLM। पहला कोष, दूसरा कोष और तीसरा कोष। पहले कोष में हम 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, दूसरे में 8 और तीसरे कोष में भी हम 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। वैसे ही कैल्शियम पे 2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कर लेंगे। तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20 और 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, इसलिए हम 2 इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे? 18। तो लिखेंगे जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैल्शियम पे 2 प्लस का तो लिखेंगे KLM, पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष। हमें 18 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो पहले कोष में हम 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, दूसरे में 8, यानी 18 में से हमने 10 भर दिए तो हमारे पास कुल अभी कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 8। तो तीसरे कोष में हम 8 इलेक्ट्रॉन को भर देंगे तो हो जाएगा हमारा कैल्शियम पे 2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आशा करता हूँ आपको संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।